हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। आज से हम स्टार्ट करेंगे अजय रावत की जो हमारी पुस्तक है उसके प्रैक्टिस सेट। तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट चैप्टर नंबर पहला। ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। तो पहला चैप्टर है आज का हमारा उत्तराखंड एक परिचय अजय रावत जी की पुस्तक का। अजय रावत जी की पुस्तक के टोटल 7 चैप्टर हम ऑलरेडी निपटा चुके हैं। अब केवल 2 चैप्टर बचते हैं हमारे। तो प्रैक्टिस सेट कब कब कैसे कैसे करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला प्रैक्टिस सेट आज 1 मार्च को आया है। दूसरा प्रैक्टिस सेट 3 तारीख को, उसके बाद 5 तारीख को आएगा। यानी पहले हम ये तीन तीन चैप्टर अपने निपटा लेंगे। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर छंदवंश, तीसरा चैप्टर परमार वंश। इस तरीके से हम प्रैक्टिस सेट निपटा लेंगे। 3 प्रैक्टिस सेट जैसे निपटेंगे, अगर चंद और परमार वंश वाले प्रैक्टिस सेट अगर बड़े बनते हैं तो उनको मैं 2-2 भाग में लाऊंगा। यानी जो अगला 8वां चैप्टर हमने पढ़ना है, पहले 7 चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट करें हैं। तो 8वां चैप्टर तब से पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे जैसे हमारे 3 चैप्टर प्रैक्टिस सेट के समाप्त हो जाएंगे। यानी पहला चैप्टर उत्तराखंड एक परिचय, दूसरा कुमाऊं का चंद राजवंश और तीसरा गढ़वाल का परमार वंश। जैसे ही ये 3 चैप्टर के हमारे प्रैक्टिस सेट समाप्त होंगे तो 8वां चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो 8वां चैप्टर जैसे समाप्त करेंगे हम, उसके बाद अगले 3 चैप्टर के हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। और वैसे ही फिर 3 प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद 9वां चैप्टर समाप्त करेंगे, किताब समाप्त होगी, फिर अगले 3 प्रैक्टिस सेट लगाए जाएंगे। ऐसे ही हमारी क्लास आएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब ये आगामी जो हमारे उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड आदि जो भी सारी परीक्षाएं होने वाली हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, मान के चले आप। इतिहास तो हम लगभग खत्म ही करने वाले हैं, ये मान के चलिए। पूरा 2 ही चैप्टर हमारे बचे हुए हैं। तो जो भी आपकी आगामी परीक्षा है उनके लिए बिल्कुल तन मन धन से लग जाइए। ये चैप्टर हमने पहले ही 3 भागों में पढ़ लिया है, जिसके लिंक मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड भी कराए थे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी, टेलीग्राम ग्रुप में भी। तो आप ज़रूर पढ़ लें। अगर किसने जो अभी आज ही जुड़े हैं चैनल से, तो वो क्या करें, पहले चैप्टर पढ़ लें, अपने नोट्स बना लें, समझ लें, टेलीग्राम से अपने PDF डाउनलोड कर लें, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाएं। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे MCQ रखे हैं। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर अजय रावत जी की पुस्तक देख सकते हैं, जिनमें ये 2 चैप्टर हमने अभी पढ़ने हैं। यानी जो 8वां और 9वां चैप्टर आप देख रहे हैं, 8वां चैप्टर तराई भाबर का इतिहास और 9वां चैप्टर स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका। ये 2 चैप्टर अभी तक नहीं पढ़े हमने। कौन कौन से चैप्टर हमने पढ़ दिए हैं, तो ये चैप्टर आप देख सकते हैं। ये 7 चैप्टर हम समाप्त कर चुके हैं। ये जो हमारे 7 चैप्टर आपको दिख रहे हैं, ये हम समाप्त कर चुके हैं। उत्तराखंड एक परिचय, कुमाऊं का चंद राजवंश, परमार वंश, उसके बाद गोरखा शासन, फिर ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था, उसके बाद 1815 के बाद गढ़ नरेश, और उस 7वां चैप्टर ब्रिटिश गढ़वाल एक सिंहासन अवलोकन। इन चैप्टरों को मैं फुल डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। प्रैक्टिस सेट हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और जो चैप्टर हमने 7 चैप्टर पढ़े हैं उनकी PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें। तो आज हम पहले चैप्टर का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, उसके बाद 3 तारीख को दूसरे चैप्टर का, फिर अगले दिन तीसरे चैप्टर का प्रैक्टिस सेट हम लगाएंगे। जैसा होगा ये बाकी इन्फॉर्मेशन आपको जब हम दूसरा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तब दी जाएगी। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो तुरंत आपने जवाब भी देने हैं, मैं आपको टाइम दूंगा। और आखिर में अपना स्कोर भी ज़रूर बताएं सभी लोग। तो पहला सवाल है हमारा, हेनवुड ने देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेष किस वर्ष खोजे? हेनवुड ने देवीधुरा से पाषाणकालीन पुरावशेष किस वर्ष खोजे? 1834, 1837, 1856 या इनमें से कोई नहीं। चैप्टर में डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर पर फोकस करेंगे। ज़्यादा चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगा, यहाँ पर हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करने हैं। हेनवुड ने देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेष किस वर्ष खोजे? जल्दी से सभी लोग जवाब देते रहें। क्लास हमारी प्रैक्टिस सेट वाली रात 8 बजे ही आएगी, मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। तो 8 बजे आप लोग तैयार रहें। और थ्योरी वाली क्लास, अगर समझने वाली क्लास आती है तो वो दिन में आएगी। प्रैक्टिस सेट रात 8 बजे ही आएंगे। हेनवुड को अगर मैं आपको बताऊं तो इसे उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक भी कहते हैं। तो हेनवुड ने देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेष 1856 में खोजे हैं। 1856 में खोजे हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, नौला ग्राम से कप मार्क्स किसने खोजे?
ये नौला ग्राम हमारा रामगंगा घाटी में स्थित है। तो यहाँ के जो कप मार्क्स हैं, जिनको ओखली भी कहते हैं, पहाड़ों में काफ़ी फेमस रहते हैं ये चीज़ें, तो इनको किसने खोजा है? MP जोशी, यशोधर मटपाल, यज्ञदत्त शर्मा, या इनमें से कोई नहीं। नौला ग्राम से कप मार्क्स किसने खोजे? सभी लोग जल्दी से जवाब देंगे। टॉप 30 क्वेश्चन लाए हैं आज हम आपके लिए। नौला ग्राम से कप मार्क्स किसने खोजे हैं? तो इसका सही जवाब है यशोधर मटपाल जी। यशोधर मटपाल जी। तुरंत जवाब देते रहें सभी लोग, टाइम दिया जा रहा है पूरा। अगला सवाल देखते हैं। चंद्रेश्वर मंदिर में या चंद्रेश्वर मंदिर से कितने कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं? 73 या 200 या 58 या नन ऑफ दीज? चंद्रेश्वर मंदिर से कितने कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं? चंद्रेश्वर मंदिर से कितने कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं? 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से जवाब दें सभी लोग। चंद्रेश्वर मंदिर काफी फेमस मंदिर है ये। चंद्रेश्वर मंदिर ये हमारे द्वाराहाट में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है 200। 200 कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं चंद्रेश्वर मंदिर द्वाराहाट से। चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल है हमारा, नयार घाटी में कप मार्क्स किसने खोजे? MP जोशी, यशोधर मटपाल, यशवंत सिंह कटौच, या इनमें से कोई नहीं। नयार घाटी में कप मार्क्स किसने खोजे? महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल। नयार घाटी में कप मार्क्स किसने खोजे? तो इसका राइट आंसर है यशवंत सिंह कटौच जी ने खोजे नयार घाटी से कप मार्क्स। 4 सवाल हमारे निपट चुके हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5वां सवाल है आज का हमारा, किस प्रजाति को भिल्ल भी कहा जाता है? कोल, किरात, खस, या इनमें से कोई नहीं। किस प्रजाति को भिल्ल भी कहा जाता है? किस प्रजाति को भिल्ल भी कहा जाता है? महत्वपूर्ण सवाल है, सभी लोग जवाब दें जल्दी से। ये हमारे उत्तराखंड की परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछा गया सवाल है। अभी हाल ही में सितंबर में एक परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया सवाल है ये। किस प्रजाति को भिल्ल भी कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है किरातों को भिल्ल भी कहा गया है। तो स्कंद पुराण हमारी एक फेमस किताब है जो हमारे उत्तराखंड का उल्लेख करती है। तो इसी स्कंद पुराण में किरातों को भिल्ल भी कहा गया है। किरातों के बारे में वैसे मैं तो डिटेल पहले ही पढ़ा चुका हूँ। कुछ अगर जानकारी अगर आपको दें तो इनकी भाषा आपने याद रखनी है। इनकी भाषा मुंडा प्राप्त होती है, मुंडा। कालिदास जी एक हमारे प्रसिद्ध लेखक हैं। इनका एक काव्य है रघुवंशम। तो इस रचना में भी किरातों की जानकारी प्राप्त होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का 6वां सवाल, खसों को किस वर्ष शूद्र वर्ग में शामिल किया गया? 1883, 1884, 1885, या इनमें से कोई नहीं। खसों को किस वर्ष शूद्र वर्ग में शामिल किया गया? महत्वपूर्ण सवाल है। खसों को किस वर्ष शूद्र वर्ग में शामिल किया गया? महत्वपूर्ण सवाल, सभी लोग जल्दी से जवाब देंगे। जब हम उत्तराखंड का इतिहास सीरियल वाइज पढ़ते हैं तो किरातों के बाद हमें खस जाति के बारे में ही जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर है 1885। महाभारत का एक पर्व है सभा पर्व। तो उसके अनुसार ये बताया जाता है कि जो हमारे उत्तराखंड के खस जाति के लोग थे, इन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा 7वां सवाल, लाखू गुफा किस वर्ष खोजी गई? लाखू गुफा काफ़ी फेमस गुफा है हमारे अल्मोड़ा की। तो लाखू गुफा किस वर्ष खोजी गई? 1958, 1968,
1956 या इनमें से कोई नहीं? महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से जवाब दे सभी लोग। लाखू गुफा किस वर्ष खोजी गई? लाखू गुफा किस वर्ष खोजी गई? तो इसका राइट आंसर है 1968, 1968। 1968। अगर पूछा जाए किसने खोजा है तो हमारे डॉक्टर MP जोशी जी ने इसको खोजा है। अल्मोड़ा में स्थित है ये। और किस नदी के तट पर है ये भी कई बार पूछा गया है, तो सुयाल नदी के तट पर स्थित है। एक और महत्वपूर्ण सवाल इसमें बनता है कि लाखू गुफा के जो हमें चित्र प्राप्त होते हैं उनकी तुलना मध्य प्रदेश में गुफा है भीमबेटका गुफा, तो वहां पर प्राप्त चित्रों से इसकी तुलना की गई है हमारे लाखू गुफा के चित्रों की। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 8वां सवाल। राहुल संकीर्तन जी ने मलारी गांव से प्राप्त शवाधानों को किस जाति का बताया है? ऑप्शन है हमारे कोल, किरात, खस या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। और राहुल संकीर्तन जी ने मलारी से प्राप्त शवाधान किस जाति के बताए हैं? शवाधान माने कब्र या आप कह सकते हैं समाधि। जल्दी से जवाब दें, महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका राइट आंसर है खस जाति। मलारी से जो हमें शवाधान प्राप्त होते हैं इनकी खोज हुई है 1956 में, ध्यान देना आपने। और इनको खोजा हमारे शिव प्रसाद डबराल चारण जी ने। और यहीं से एक हिमालयी बैल के साक्ष्य भी मिलते हैं जिसको जूबू नाम से जाना गया है। और लगभग 5 किलो से अधिक का एक सोने का मुखौटा भी यहीं से प्राप्त हुआ है हमारे मलारी गांव से, तो ध्यान देना है आपने। और ये सारी चीज़ें खोजी किसने हैं? गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 9वां सवाल। काला माटी नामक स्थल कहाँ स्थित है? काला माटी नामक स्थल कहाँ स्थित है? चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी या इनमें से कोई नहीं? काला माटी नामक प्राचीन स्थल या पुरा स्थल ये कौन से जिले में स्थित है? महत्वपूर्ण सवाल है। तो 9वें सवाल का हमारा राइट आंसर है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में प्राचीन समय के बहुत सारे स्थल हमको प्राप्त होते हैं, जैसे लाखू गुफा, लेथाप, पेटसाल, फड़कानौली, द्वाराहाट, बहुत सारे स्थल हैं, आपने ध्यान देना है। इन सभी स्थलों के बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ 3 वीडियोस में, तो वीडियो ज़रूर देखें आप लोग अगर नहीं देखें आपने। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आज का हमारा 10वां सवाल। 10वां सवाल है हमारा, स्कंद पुराण में कितने हिमालयी खंडों का उल्लेख प्राप्त होता है? स्कंद पुराण में कितने हिमालयी खंडों का उल्लेख होता है? ऑप्शन है 3, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं। स्कंद पुराण में कितने हिमालयी खंडों का उल्लेख प्राप्त होता है? महत्वपूर्ण सवाल है। स्कंद पुराण में कितने हिमालयी खंडों का उल्लेख होता है? जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग, महत्वपूर्ण सवाल है। स्कंद पुराण में कितने हिमालयी खंडों का उल्लेख होता है? तो इसका राइट आंसर है 5। तो स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें 2 तो हमारे उत्तराखंड में स्थित हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 11वां सवाल। केदारखंड, मानसखंड, आप याद रखें इनको। अगला सवाल देखते हैं, बाणासुर की राजधानी कहाँ स्थित थी? बाणासुर की राजधानी कहाँ स्थित थी? तपोवन, अलकापुरी, जोशीमठ या इनमें से कोई नहीं?
तपोवन, अलकापुरी, जोशीमठ या इनमें से कोई नहीं? रामायण काल के हैं बाणासुर। तो इनकी राजधानी स्थित थी जोशीमठ में, जिसे ज्योतिषपुर भी कहा गया है। ज्योतिषपुर भी कहा गया है। और ये स्थल कहाँ स्थित है? हमारे गढ़वाल में स्थित है। जब आपने गढ़वाल के बारे में देखा था प्राचीन, तो ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 12वां सवाल है हमारा, कालिशी शिलालेख की खोज किस वर्ष हुई? 257 ईसा पूर्व, 1857, 1860 या इनमें से कोई नहीं? कालसी शिलालेखों की खोज किस वर्ष हुई? महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका राइट आंसर है 1860। जो कालसी शिलालेख थे, ये मौर्य वंश हम प्राचीन काल में पढ़ते हैं। मौर्य वंश के एक शासक हैं, तीसरे शासक अशोक मौर्य। तो उन्हीं का यह शिलालेख है 257 ईसा पूर्व का, जो हमारे देहरादून से प्राप्त हुआ है 1860 में। फॉरेस्ट नाम के एक अधिकारी को प्राप्त हुआ है। अगर इसकी भाषा, लिपि इत्यादि पूछा जाता है तो ध्यान देना आपने, इसकी लिपि प्राप्त होती है हमें ब्राह्मी और भाषा प्राप्त होती है पाली। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कालसी शिलालेख में कुछ शब्द लिखे हुए हमें मिलते हैं, तो उन्हीं शब्दों में से एक शब्द पूछा है हमने, उसका अर्थ बताना है। कालसी शिलालेख में अंकित महत्तम शब्द का अर्थ बताइए। तो ऑप्शन है छोटा गांव, सेवक, ग्राम सेवक या इनमें से कोई नहीं? कालसी शिलालेख में अंकित महत्तम शब्द का क्या अर्थ है? छोटा गांव, सेवक, ग्राम सेवक या इनमें से कोई नहीं? हमारे प्रैक्टिस सेट जब भी आएंगे, लाइव आएंगे, तो लाइव जुड़ना है आपने और जल्दी जवाब दें सभी लोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज, क्योंकि इस महत्तम शब्द का अर्थ हमने देखा था ग्राम प्रधान होता है। ग्राम प्रधान होता है। और भी बहुत सारे शब्द थे, जैसे छोटे गांव जो है उनके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है पल्लिका। पल्लिका एक शब्द प्रयोग होता है। अब सेवक के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? तो सेवक के लिए कालसी शिलालेख में एक शब्द लिखा हुआ है भृत्य। और भी शब्द हैं, बाकी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगला सवाल है, कुड़िंदों की दूसरी राजधानी क्या थी? कलकूट, शत्रुघ्न, बाड़ाहाट या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से जवाब दें सभी लोग। कुड़िंदों की दूसरी राजधानी क्या थी? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। कुड़िंदों की दूसरी राजधानी क्या थी? कलकूट, शत्रुघ्न, बाड़ाहाट या इनमें से कोई नहीं? तो 14वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होने वाला है शत्रुघ्न। अगर पूछा जाता कुड़िंदों की पहली राजधानी क्या थी, तो इनकी पहली राजधानी है कलकूट। कुड़िंदों के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, लेकिन कुछ फेमस सवाल आपने याद रखने हैं। उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कुड़िंद। कुड़िंदों का सबसे शक्तिशाली राजा बताइए आता है, तो वो है अमोघ भूति। कुड़िंदों की 3 प्रकार की हमें मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं, अमोघ भूति प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की, छत्रेश्वर प्रकार की। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। जो पढ़ के आया होगा उसने तुरंत आंसर दिए हैं, जिसने नहीं पढ़ा है वो वीडियो फिर से देखें, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, उत्तराखंड की हिस्ट्री भी समाप्त हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं, 15वां सवाल। इसके बाद 15 सवाल और बचे हैं हमारे। तालेश्वर ताम्रपत्रों का संबंध किस जाति से है या किन से रिलेटेड है? ये कुड़िंद, नागवंश, पौरव या इनमें से कोई नहीं? तालेश्वर ताम्रपत्रों का संबंध किससे है? तालेश्वर ताम्रपत्रों का संबंध किससे है? कुड़िंद, नागवंश, पौरव या इनमें से कोई नहीं? महत्वपूर्ण सवाल है। तो
तो इसका राइट आंसर है पौरव वंश से रिलेटेड है तालेश्वर ताम्रपत्र, अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ था ये। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 16वां सवाल, अशोक चल्ल ने कत्यूरी राज्य कब जीता? 1191, 1192, 1193 या इनमें से कोई नहीं? अशोक चल्ल ये नेपाल का राजा था। और भी बहुत सारे सवाल मैंने आपको बताए थे, लेकिन अभी इस सवाल का जवाब दें। अशोक चल्ल ने कत्यूरी राज्य कब जीता? अशोक चल्ल ने कत्यूरी राज्य कब जीता? तो इसका राइट आंसर है 1191। अशोक चल्ल एक नेपाली राजा था। इसके बारे में अगर जानकारी अगर पूछा जाए तो इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का 17वां सवाल, कत्यूरी शासन में विषय शब्द ये किसके लिए प्रयोग होता था या इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन है हमारे प्रांत, जिला, पट्टी या इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड की आजकल की परीक्षाओं में एक चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज हर पेपर में प्राप्त हो रहा है, बहुत सारे सवालों में प्राप्त हो रहा है। तो इसी वजह से मैंने हर क्वेश्चन के आखिर में चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज ही दिया हुआ है। कत्यूरी शासन में विषय शब्द का क्या अर्थ प्राप्त होता है? तो विषय शब्द का अर्थ प्राप्त होता है जिला। कत्यूरी राज्य जो था वो प्रांतों में विभाजित हुआ था। प्रांतों में छोड़, जैसे हमारा देश है वो प्रांतों में विभाजित है, प्रांत उसके बाद जिलों में विभाजित है, वैसे यहाँ भी था। जो राज्य था वो प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को, जैसे प्रांत थे, प्रांत का अगर शासक पूछा जाए तो उसको याद रखना है, प्रांतों का शासक राज्यपाल या उपरिक नाम का अधिकारी होता था। और यही प्रांत हमारे विषय में टूटे रहते थे, यानी उससे नीचे विषय प्राप्त होंगे आपको। और इन्हीं विषय को क्या कहा जाता है? जिला। अगला सवाल देखते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है भी। अंतिम कत्यूरी शासक बताइए। प्रीतम देव, अशांति देव, वीरम देव या इनमें से कोई नहीं? अंतिम कत्यूरी शासक बताइए, महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी या वीरमदेव। वीरमदेव या ब्रह्मदेव कत्यूरी वंश के अंतिम शासक थे ब्रह्मदेव। इन्हीं ब्रह्मदेव को हमारे जागरों में वीरमदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान देना, हमने महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कार्तिकेयपुर वंश में वनों के रक्षक को क्या कहा जाता था? क्षेत्रपाल, आभीर, खंडपति या इनमें से कोई नहीं? कार्तिकेयपुर वंश में वनों के रक्षक को क्या कहा जाता था? कार्तिकेयपुर वंश में वनों के रक्षक को क्या कहा जाता था? महत्वपूर्ण सवाल है। कार्तिकेयपुर वंश में वनों के रक्षक को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खंडपति। क्षेत्रपाल कौन होते थे? तो क्षेत्रपाल क्या थे? एक कृषि की उपज पर, इस पर ध्यान देते थे, कृषि की उन्नति के लिए काम करते थे। महत्वपूर्ण सवाल है। अभी आभीर क्या होते थे? तो आभीर होते थे, दूध निकालने का कार्य करते थे पशुओं से। अगला सवाल देखते हैं, 20वां सवाल है। कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए सर्वप्रथम कत्यूरी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? ऑप्शन है कनिंघम, एटकिंसन, बीडी पांडे या इनमें से कोई नहीं? कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द किसने प्रयोग किया है? कनिंघम, एटकिंसन, बीडी पांडे जी या इनमें से कोई नहीं? महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। तो 20वें सवाल का हमारा राइट आंसर है एटकिंसन। ऑप्शन नंबर बी सही है, एटकिंसन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 21वां सवाल, खरपर देव वंश का अंतिम शासक बताइए। तो ऑप्शन है हमारे प्रकाश राज, त्रिभुवन राज, कल्याण राज या चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज।
खरपर देव वंश का अंतिम शासक बताइए। तो कार्तिकेयपुर राजवंश जो हम पढ़ते हैं तो इसका टाइम पीरियड 700 से 1050 के आसपास प्राप्त होता है। तो यही राजवंश हमारा 3 परिवारों में बटा हुआ था। तो उसी में पहला परिवार था खरपर देव का परिवार, या बसंत देव का परिवार भी कहते हैं इसे। तो खरपर देव वंश का अंतिम शासक हमने बताना है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका राइट आंसर है त्रिभुवन राज। त्रिभुवन राज खरपर देव वंश का अंतिम राजा है त्रिभुवन राज। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण सवाल। बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है हमारे ललित सूर्यदेव, ईष्टगण, भूदेव या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दे सभी लोग, महत्वपूर्ण सवाल। कोई भी चैप्टर हम पढ़ लेते हैं तो प्रैक्टिस सेट क्या काम करता है, उस चैप्टर को और मजबूत कर देता है। तो आप वाकई अगर तैयारी में लगे हुए हैं, चाहते हैं कि नौकरी प्राप्त हो आपको, तो इन प्रैक्टिस सेट को बहुत ध्यानपूर्वक लगाएं। उससे पहले चैप्टर जो हमने पढ़ा रखे हैं बहुत बढ़िया से उनको पढ़ें, उसके बाद ही प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया है भूदेव ने। ये ललित सूर्यदेव के ही पुत्र हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शंकराचार्य जी के उत्तराखंड आगमन के समय कार्तिकेयपुर वंश का शासक कौन थे? निम्बरदेव, ईष्टगण, इच्छरदेव या इनमें से कोई नहीं। शंकराचार्य जी के उत्तराखंड आगमन के समय पहली बात तो हमने ध्यान देना है कौन सा वंश था हमारे यहाँ कार्तिकेयपुर राजवंश था। शंकराचार्य जी ने सन 820 में केदारनाथ में अपने प्राण त्यागे थे, ये भी ध्यान देना हमने 32 वर्ष की उम्र में। तो शंकराचार्य जी के उत्तराखंड आगमन के समय कार्तिकेयपुर वंश का राजा था ईष्टगण। महत्वपूर्ण सवाल है ईष्टगण। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कार्तिकेयपुर वंश की लोक भाषा क्या थी? संस्कृत, पाली, प्राकृत या इनमें से कोई नहीं। लोक भाषा कहने का क्या तात्पर्य है? लोगों द्वारा कौन सी भाषा का प्रयोग होता था। अगर पूछा जाता शासकों द्वारा कौन सी भाषा प्रयोग होती थी या राजकाज में कौन सी भाषा, तब तो संस्कृत सही जवाब था। लेकिन लोक भाषा हमारी थी पाली। कार्तिकेयपुर वंश की लोक भाषा पाली थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कार्तिकेयपुर वंश में बेगार वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? बेगार वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? हमारे ऑप्शन है उपचारिक, वर्मपाल, भाट या इनमें से कोई नहीं। कार्तिकेयपुर वंश में बेगार वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? उपचारिक, वर्मपाल, भाट या इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण सवाल है, हमने ध्यान देना है। जल्दी से जवाब दें सभी लोग। तो इसका राइट आंसर है भाट। भाट या चार्ट करके आपने याद रखना है। कार्तिकेयपुर वंश में बेगार लेने वाला अधिकारी, बेगार को बिष्टी भी कहा जाता था इनके टाइम पे। तो उपचारिक कौन है? उपचारिक भूमि के अभिलेख अपने पास रखते थे। अब वर्मपाल कौन होते थे इस समय पे? तो वर्मपाल थे लोगों पर नजर रखने का काम करते थे या निगरानी करने का काम करते थे वर्मपाल। तो बेगार लेने वाला अधिकारी हो गए भाट। अंतिम 5 सवालों की तरफ बढ़ते हैं। 26वां सवाल। अल्मोड़ा के कुड़िंत शासकों के सिक्कों से कितने शासकों का पता चलता है? 8, 9, 10 या इनमें से कोई नहीं। अल्मोड़ा के कुड़िंत शासकों के सिक्कों से कितने शासकों का पता चलता है? जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग। कुड़िंत शासकों के 3 प्रकार के सिक्के थे, अमोघभूति प्रकार के, अल्मोड़ा प्रकार के और छत्रेश्वर प्रकार के या चत्रेश्वर प्रकार के।
तो अल्मोड़ा के जो कुड़िंद शासकों के हमें सिक्के प्राप्त होते हैं उनसे कितने शासकों का हमें पता चलता है? तो इसका राइट आंसर है 8 शासकों का हमें पता चलता है, यानी 8 राजाओं के नाम उसमें प्राप्त हुए हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 27वां सवाल महत्वपूर्ण सवाल है। पौरव वंश का संस्थापक बताइए। अग्निवर्मन, सूर्यवर्मन, विष्णुवर्मन या इनमें से कोई नहीं। पौरव वंश का संस्थापक बताइए। पौरव वंश का संस्थापक बताइए। अग्निवर्मन, सूर्यवर्मन, विष्णुवर्मन या इनमें से कोई नहीं। अगला जो वीडियो आएगा वो हमारा प्रैक्टिस सेट ही होने वाला है अजय रावत जी की पुस्तक का। तो अजय रावत जी की जो पुस्तक है उसका दूसरा चैप्टर यानी कुमाऊं का चंद्र राजवंश हम देखने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग पढ़ लें उसे। 4 भागों में मैंने उसको समझा रखा है बढ़िया से, नोट्स बनाकर। नोट्स नहीं बने हैं आपके। तो पौरव वंश के संस्थापक हमें प्राप्त होते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है विष्णुवर्मन। विष्णुवर्मन जी को पौरव वंश के संस्थापक हैं। अगला सवाल देखते हैं। महाभारत में कुड़िंदों को क्या कहा गया है? मुंड, खस, द्विज या इनमें से कोई नहीं। महाभारत में कुड़िंदों को क्या कहा गया है? मुंड, खस, द्विज या इनमें से कोई नहीं। महाभारत में कुड़िंदों को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तीसरा ऑप्शन सही है, द्विज कहा गया है, द्विज। अगला सवाल देखते हैं। अजय पाल ने गढ़वाल के 52 गढ़ किस वर्ष जीते? 1512, 1515, 1517 या इनमें से कोई नहीं। अजय पाल जी ने 52 गढ़ यानी गढ़वाल के जो 52 गढ़ थे उन्हें कब जीता? ये एकमात्र शासक है जिन्होंने 52 गढ़ों को जीता है। महत्वपूर्ण सवाल। राइट आंसर है 1515। तो आज के अंतिम सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जो लोग भी ये वीडियो देखें वो आखिर में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि इन 30 सवालों में से आप कितने सवाल कर पाए, आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा है, ज़रूर लिख के बताएं। सेशन पसंद आए तो इसको लाइक करना है आपने, शेयर ज़रूर करना है। अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं आज का। महाभारत में किस स्थल को समग्र पापों का विनाशक कहा गया है? यानी किस क्षेत्र को समग्र पापों का विनाशक कहा गया है या सभी तीर्थों में शिरोमणि भी कहा गया है? ऑप्शन है तपोवन, हरिद्वार, कण्वाश्रम या इनमें से कोई नहीं। मैंने पीडीएफ हैंड रिटन नोट से क्यों बनाई है? आज दिन भर में लाइट नहीं थी। लाइट नहीं होने की वजह से मैं फ़ोन चला नहीं सकता था, फ़ोन भी बंद था, तो फ़ोन से पीडीएफ नहीं बना पाए। हम पहले अपने नोट्स बनाए मैंने, उन्हीं के थ्रू आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड कराई है। तो महाभारत में किस स्थल को समग्र पापों का विनाशक कहा गया है? तो ऑप्शन के हिसाब का सही जवाब है इसका नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका सही जवाब प्राप्त होता है हमें देवप्रयाग। तो इसका राइट आंसर है देवप्रयाग। तो प्रैक्टिस सेट हमारा समाप्त होता है। तो जल्दी से इन 30 सवालों को हम क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला सवाल था हमारा, हेनवुड ने देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेष कब प्राप्त किए थे? 1856 में प्राप्त किए। नौलाग्राम से कप मार्क से किसने खोजे? तो राइट आंसर है यशोधर मठपाल जी ने खोजे। चंद्रेश्वर मंदिर से कितने कप मार्क से प्राप्त हुए हैं? तो 200 कप मार्क से प्राप्त हुए हैं। चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नयार घाटी से कप मार्क से किसने खोजे? चौथे सवाल का राइट आंसर है यशवंत सिंह कठौत जी ने खोजे। पांचवा सवाल, किस प्रजाति को भिल्ल भी कहा गया है? तो किरात जाति को भिल्ल भी कहा गया है। अगला सवाल, खसों को किस वर्ष शूद्र वर्ग में शामिल किया गया? राइट आंसर है इसका 1885 में शामिल किया गया। अगला सवाल है, लाखू गुफा किस वर्ष खोजी गई? ये अल्मोड़ा में स्थित है, 1968 में खोजी गई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राहुल संकीर्तन जी ने मलारी गांव से प्राप्त सवा धानों को किस जाति का बताया है? तो उन्होंने खस जाति का बताया है। काला माटी नामक स्थल कहाँ स्थित है? ये हमारे अल्मोड़ा में स्थित है। अगला सवाल है, स्कंद पुराण में कितने हिमालयी खंडों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है 5 हिमालयी खंड प्राप्त होते हैं। अगला सवाल है, बाणासुर की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका राइट आंसर है ज्योतिषपुर या जोशीमठ। अगला सवाल, कालीमठ शिलालेख की खोज कब हुई? 1860 में फॉरेस्टर ने की। अगला सवाल, कालसी शिलालेख में अंकित एक शब्द है महत्तम,
इसका अर्थ क्या है? नन ऑफ दीज ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि इसका सही जवाब है ग्राम प्रधान। अगला सवाल, कुड़िंदों की दूसरी राजधानी। तो कुड़िंदों की दूसरी राजधानी हमें प्राप्त होती है शत्रुघ्न। पहली पूछेंगे तो कलकूट। अगला सवाल, 15वां सवाल, तालेश्वर ताम्रपत्रों का संबंध किनसे है? तो ये पौरव जाति है, पौरव वंश से रिलेटेड है। अगला सवाल देखते हैं, अशोक चल्ल ने कत्यूरी राज पर कब आक्रमण किया? 1191 में। कत्यूरी शासन में विषय शब्द का क्या अर्थ प्राप्त होता है? तो जिला प्राप्त होता है। अंतिम कत्यूरी शासक है ब्रह्मदेव या वीरमदेव। अगला सवाल, कार्तिकेयपुर वंश में वनों के रक्षक को खंडपति कहा गया है। अगला सवाल, कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया है? महत्वपूर्ण सवाल, एटकिंसन ने प्रयोग किया है। खरपरदेव वंश का अंतिम शासक कौन प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है त्रिभुवनराज। बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? राइट आंसर है भूदेव ने करवाया। शंकराचार्य जी के उत्तराखंड आगमन के समय कार्तिकेयपुर वंश का राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर है ईष्टगण जी। अगला सवाल, कार्तिकेयपुर वंश की लोक भाषा क्या थी? पाली भाषा थी। अगला सवाल, कार्तिकेयपुर वंश में बेगार लेने वाले अधिकारी को भाट या चाट कहा जाता था। अगला सवाल, अल्मोड़ा के कुड़िंद शासकों के सिक्कों से कितने शासकों का पता चलता है? तो 8 शासकों का पता चलता है। 27वां सवाल, पौरव वंश के संस्थापक विष्णुवर्मन जी हैं। अगला सवाल, महाभारत में कुड़िंदों को किस नाम से पुकारा गया है? तो द्विज नाम से पुकारा गया है। अगला सवाल, अजय पाल जी ने 52 गढ़ कब जीते थे? 1515 में जीते। अंतिम सवाल, महाभारत में किस स्थल को समग्र पापों का विनाशक कहा गया? ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज, और इसका राइट आंसर है देवप्रयाग। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। अपनी तैयारी को नया मुकाम दें। हमारे चैनल के प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, पुरानी वीडियो भी आपने ज़रूर देखना है। आपकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कराई जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।